Hello everyone, today we'll start a new chapter. Chapter number 4, Income from Salaries. हमने जो पहले वाला जो चैप्टर था उसमें हमने बात की थी कि जो इनकम है वो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अर्निंग ऑफ द सोर्सेज, तो हमने इनकम को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया था और मैंने कहा था कि ये 5 चैप्टर्स बन जाएंगे आपके। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम एचपी, इनकम फ्रॉम पीसीबीपी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो आज हम बात करेंगे इनकम फ्रॉम सैलरीज। सबसे पहले इनकम टैक्स से बोलता है कि आपको इनकम आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। मतलब ये कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपने कोई भी इनकम अर्न की है, तो ये देखना बहुत जरूरी होता है कि वो कौन से कैटेगरी के अंदर आएगा, क्योंकि उसी पर उसका कैलकुलेशन डिपेंड करता है। यदि सैलरी की इनकम है तो कैलकुलेशन अलग है, पीसीबीपी की इनकम है तो उसका कैलकुलेशन अलग है, रेंटल की इनकम है तो उसका कैलकुलेशन अलग है, और कैपिटल गेन है तो उसका कैलकुलेशन अलग है। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कौन कौन से इनकम सैलरी में जाएगी, कौन से इनकम पीसीबीपी में जाएगी, कौन से इनकम कैपिटल गेन में जाएगी। जैसे होता है ना घर में अलमारी होती होगी ना, तुम्हारे घर में अलमारी, तो अलमारी के अंदर क्या होती है, बहुत सारी रैक होती है, तो हम बोलते हैं ये सामान ऐसा करना पड़ता है। अरे नहीं कोई भी हो कहीं पटक दो, ना मिलेगा नहीं बाद में। और तुम लोगों ने ऐसा कर रखा हो, ये रूटीन टाइप के कपड़े, ये पार्टी वियरिंग अलग, मतलब जो भी आपका अपना एक क्राइटेरिया होगा जिसके आधार पे आपने बहुत सारी रैक्स बना रखी होगी ना, तो वैसा ही इनकम टैक्स में भी। तो आपको यहाँ पे ये आइडेंटिफाई करना है कि कोई भी इनकम सैलरी एड में कब जाएगी। ये मैंने आपको पहले भी एक आइडिया दिया था। पेयर एंड पे, ये वर्ड समझ में आता है, ग्रामर आती है इतनी। पेयर पे करने वाला, पे जिसको पे किया गया है, तो पेयर देने वाला, पे जिसको दिया गया है। तो पेयर और पे का यदि रिलेशनशिप एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का है तो वो इनकम किस में जाएगी, इनकम फ्रॉम सैलरी में। मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था, वापस से वही एग्जांपल चिपका देता हूं। एक स्टूडेंट ने चिन्मय ट्यूटोरियल्स को, चिन्मय जैन को क्या किया, फीस दी, जो भी अपनी फीस है सेकंड मॉड्यूल की, फॉर एग्जांपल 28,000 रुपीज की, तो क्या ये इनकम फ्रॉम सैलरी में जाएगा? आंसर इज नो, बिकॉज आई एम नॉट योर एम्प्लॉय। मैं तुम्हारा एम्प्लॉय नहीं। समझ में आ गया? तो मीन्स यदि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है तो देन एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से कुछ भी मिले तो किस में डाल दो, इनकम फ्रॉम सैलरी। समझ में आ गया? The prerequisite means requirement of any income to be chargeable under the act income from salary। कोई भी इनकम फ्रॉम सैलरी में तभी जाएगी जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना चाहिए बिटवीन द पेयर देने वाला, बिटवीन द पेई जिसको दिया गया है। तो यदि पेयर और पेई का रिलेशनशिप यदि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का है तो वो इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर आपको मेंशन करनी है। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एम्प्लॉयमेंट कुड बी फुल टाइम। ये आपको पता है ना, बहुत जगह आपने पढ़ा होगा पार्ट टाइम जॉब अवेलेबल, फुल टाइम जॉब अवेलेबल, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। या पार्ट टाइम एम्प्लॉइज हो या फुल टाइम एम्प्लॉइज हो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इंपॉर्टेंट ये है कि पेयर और पेई का रिलेशनशिप होना चाहिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का, क्योंकि आपको पता है पार्ट टाइम जॉब्स भी होती है। क्या होती है? पार्ट टाइम जॉब्स भी होती है, फुल टाइम जॉब्स भी होती है, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहां पे कुछ एग्जांपल दे रखे कि जिनमें कंफ्यूजन हो तो अपन एक बार क्लेरिफाई कर लेते हैं कि वो इनकम सैलरी में जाएगी या कौन सी एडिंग के अंदर जाएगी। पहला पॉइंट, प्रोफेसर। प्रोफेसर बोले तो टीचर, लेकिन हमको पता है कि कॉलेज में जो पढ़ाते हैं उनको प्रोफेसर बोलते हैं, स्कूल में जो पढ़ाते हैं टीचर हो। तो टीचर हो या प्रोफेसर हो, अल्टीमेटली आप क्या हो, एम्प्लॉय तो। क्योंकि आपको पता है आप कॉलेजेस में जाते हो तो कॉलेजेस के अंदर जो भी आपके टीचर्स होते हैं, फैकल्टी होती है, जो भी आप बोलो, तो जनरली आप उनको बहुत बड़ा क्या बोलते हो, प्रोफेसर बोलते हो। तो प्रोफेसर टीचर, उनको जो भी मंथली सैलरी मिलेगी वो किसके अंदर जाएगी, इनकम फ्रॉम सैलरी। कहां जाएगी वो, इनकम फ्रॉम सैलरी। यहां तक क्लियर है? मतलब आज आप प्रोफेसर हो और कॉलेज से जो भी आपको क्या मिलती है, सैलरी मिलती है, जो भी आपको अमाउंट मिलता है वो किसके अंदर जाएगा, इनकम फ्रॉम सैलरी। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनकम बाय द वे ऑफ एग्जामिनरशिप फीस। ये एक अलग चीज होती है। कौन सी? मतलब प्रोफेसर्स को आपने जो फीस दी पढ़ाने की, नॉर्मल काम की, तो वो जो फीस दी जा रही है वो तो फीस आपको मिलेगी, वो तो सैलरी का पार्ट होगा।
लेकिन बहुत बार क्या होता है, कुछ कॉलेजेस के अंदर आपको अलग से क्या किया जाता है, एग्जामिनर से फीस अलग से दी जाती है। तो जो एग्जामिनर से फीस अलग से दी जा रही है प्रोफेसर को, तो वो इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर टैक्सेबल नहीं होगा, वो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। किसमें जाएगा? जनरली क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपको एग्जाम के अंदर इन्विजिलेटर के रूप में जाना पड़ेगा, या फॉर एग्जांपल बहुत बार क्या होता है कि जैसे स्कूल्स के अंदर भी होता है ना कि उनकी ड्यूटीज लगती है, अलग से कुछ अमाउंट दिया जाता है, तो वो जो अलग से अमाउंट दिया जा रहा है वो सेपरेट अमाउंट है, उसका कोई लेना देना नहीं होता नॉर्मल एम्प्लॉयमेंट से, यदि दिया जा रहा है। तो जो भी आपका नॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है, जो भी आप जॉब कर रहे हो, उसके लिए आपको सैलरी मिलती है 50,000 रुपीज, 70,000 रुपीज, 1 लाख रुपीज, इट इज यू आर एम्प्लॉय। लेकिन यदि एग्जामिनर से फीस के लिए, कॉपी चेक करने के लिए बाकी कुछ अलग अमाउंट दिया जा रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको बताया 12th की कॉपी चेक होती है, तो 12th की कॉपी 12th के टीचर ही तो चेक करेंगे ना, तो उसके लिए उनको अलग से क्या मिलेगी, फीस मिल सकती है। या फॉर एग्जांपल एग्जाम में पेपर्स बनाने के लिए जो भी एग्जामिनर से फीस दी जाती है, या एग्जाम्स कंडक्ट करने के लिए जो उनको अलग से, जो उनका नॉर्मल रूटीन नहीं था काम करने का, उसके अलावा उनसे आप जो एक्स्ट्रा काम करा रहे हो, तो एग्जामिनर से फीस के नाम से उनसे जो भी आपने एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया, तो वो सैलरी के अंदर टैक्सेबल नहीं होगा। फिर कहां जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। बाकी प्रोफेसर को जो सैलरी मिलती है, जो फीस मिलती है, वो सब किस में जाती है? सैलरी में जाती है। कोई डाउट? जल्दी तो नहीं होना, समझ में आ रहा है सबको? नाउ पॉइंट नंबर 2, डायरेक्टर। कंपनी लोग के अंदर आपने डायरेक्टर पढ़ा होगा। डायरेक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, ऑल टाइम डायरेक्टर होता है, और एक डायरेक्टर आपने पढ़ा होगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। किसी को ध्यान है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? सबको पता है एवरीवन? यदि कोई बच्चा डायरेक्टली सेकंड मॉड्यूल दे भी रहा होगा तो ये डायरेक्टर तो समझ में आता ही है, आता है सबको? तो सुनना, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, जो ऑल टाइम डायरेक्टर है, उनको तो आप एम्प्लॉय बोल सकते हैं। जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, ऑल टाइम डायरेक्टर है, वो कंपनी के एम्प्लॉइज है। लेकिन जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, नाम से इंडिकेट करता है इंडिपेंडेंट, तो आपको कंपनी का एम्प्लॉय थोड़ी माना जाएगा। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को जो मिलेगा अमाउंट, वो किसके अंदर जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस या किसी और ऐड में। लेकिन जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, कौन है बेटा? तो जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, जो ऑल टाइम डायरेक्टर है, उनको जो भी अमाउंट मिलेगा वो किसके अंदर जाएगा? वो जाएगा सैलरी में। इनकम बाय द वे ऑफ रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय द मैनेजिंग डायरेक्टर वुड बी टैक्सेबल एज ए सैलरी इनकम। कोई कंफ्यूजन टू एनीवन? समझ आया कि नहीं आया? मैनेजिंग डायरेक्टर, ऑल टाइम डायरेक्टर एम्प्लॉई है, उनको जो भी फीस रिसीव्ड होगी वो किस में जाएगा? इनकम फ्रॉम सैलरी में। फीस बोलो, मतलब फीस मत बोलो, क्या बोलते हो उसको आप? रेम्यूनरेशन। तो रेम्यूनरेशन में सैलरी आ जाती है, सब कुछ आ जाता है, किसी भी नाम से आप उनको दे रहे हो। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, शायद आपने पढ़ा होगा, कि जो डायरेक्टर्स होते हैं उनको बीओडी की मीटिंग अटेंड करनी होती है, और मीटिंग अटेंड करने के लिए उनको अलग से क्या दी जाती है? फीस दी जाती है। तो जो ऑल टाइम डायरेक्टर है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, तो मैनेजिंग डायरेक्टर, ऑल टाइम डायरेक्टर का जो मंथली सैलरी है वो तो इनकम फ्रॉम सैलरी में टैक्सेबल होगा। मैनेजिंग डायरेक्टर, ऑल टाइम डायरेक्टर क्या ले रहे? यस, कौन सी फीस? ये इनकम फ्रॉम सैलरी में टैक्सेबल नहीं होगा। किसमें टैक्सेबल होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। नहीं आया समझ में? जल्दी नहीं, देखो समझो मेरी बात। ऐसे समझो, आज आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, आज आप जॉब करते हो, आपके एम्प्लॉयर ने आपको जॉब करने के लिए महीने का 1 लाख रुपए देता है, ठीक है ना? तो ये किस में जाएगा? इनकम फ्रॉम सैलरी में। अब फॉर एग्जांपल आपके पापा बैंक में क्या है ना, तो आपने क्या बोला, आपके जो एम्प्लॉयर थे उनको लोन चाहिए था। क्या चाहिए था? वो रो रहा था, लोन ही नहीं मिला, लोन ही नहीं मिला। तो आपने क्या बोला? दिलवा दो। ऐसे तो भी तो ये क्या होता है? मेरे पापा बैंक गारंटी देंगे, लेकिन पापा बैंक गारंटी तभी देंगे जब उनको कुछ तो फायदा हो। क्या कहना चाह रहा हूं? तो एम्प्लॉयर ने बोला तेरे को 3 लाख रुपए दे दूं,
तुम्हारे पापा को बोल दो बैंक गारंटी दे दे, तो आपने क्या किया, बैंक गारंटी दे दी, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है? तो यदि आप एम्प्लॉय हो फिर भी आप आउटसाइड द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जाके यदि कोई काम करोगे तो उसको क्या बोलेंगे, वो इनकम फ्रॉम सैलरी मिल जाएगा, वो किस में जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। समझ में आई बात बेटा? तो ये उसी लॉजिक पर है कि मैनेजिंग डायरेक्टर, ऑल टाइम डायरेक्टर को जो भी जॉब है, जो भी उसका फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयमेंट है, उसमें जो भी उसको रेम्यूनरेशन मिलता है तो इनकम फ्रॉम सैलरी में जाएगा। लेकिन जो मीटिंग अटेंड करने के लिए, क्या बेटा, मीटिंग अटेंड करने के लिए जो उसको सेटिंग फीस मिलती है, वो सेटिंग फीस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम सैलरी में टैक्सेबल नहीं होगा। नहीं आया समझ में? आ गया सबको? अब दूसरा मैंने एक और एग्जांपल दिया था, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। किसकी बात की थी मैंने? तो जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, कौन बेटा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होते हैं? ये एम्प्लॉय नहीं होते। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को जो भी रेम्यूनरेशन मिलेगी वो रेम्यूनरेशन किस में जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, नॉट इनकम फ्रॉम। नहीं आया समझ में? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मतलब समझ में आता है तुम्हें? क्योंकि आपने कंपनी लोग के अंदर पढ़ रखा होगा कि जब कंपनी आईपीओ लेके आती है, ये लाती है, मतलब जो भी बहुत कुछ दे रखा है, मुझे पूरा कंपनी लो पढ़ाना नहीं है। तो कंपनी लो में रिक्वायरमेंट होती है कि एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी होना चाहिए। तो यदि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट है तो आप इंडिपेंडेंट हो, इसका मतलब कंपनी के एम्प्लॉय नहीं। तभी तो बोले इंडिपेंडेंट, यू आर नॉट डिपेंडेंट, यू आर इंडिपेंडेंट पर्सन है। मतलब आपको गुड फेथ में सारी बातें बतानी है, यू आर सेपरेट पर्सन। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को जो भी रेम्यूनरेशन मिलेगा तो वो इनकम फ्रॉम सैलरी में टैक्सेबल नहीं होगा। टैक्सेबल होगा या तो आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज या किसी और ऐड में डाल दो, लेकिन सैलरी के अंदर टैक्सेबल नहीं होगा। और मोस्टली इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन? कोई डाउट? पॉइंट नंबर थर्ड, पॉइंट नंबर थर्ड, ऑफिशियल लिक्विडेटर। लिक्विडेटर नहीं, लिक्विडेशन पता है किसी को क्या होता है? जब कंपनी वाइंड अप हो जाती है, तो जब कंपनी वाइंड अप हो जाती है तो वाइंड अप में करना क्या होता है, असेट को बेचना होता है, लाइबिलिटीज को पे करना होता है। तो एक तो होता है लिक्विडेटर जो कंपनी खुद अपॉइंट करती है या जो भी प्रोविजन होते हैं उनके अकॉर्डिंग, और एक होता है ऑफिशियल लिक्विडेटर जहां पे कोर्ट या सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। तो यदि कोई ऑफिशियल लिक्विडेटर कोर्ट के द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, किसके द्वारा, कोर्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिन ऑफिशियल लिक्विडेटर को अपॉइंट किया है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या है, एम्प्लॉइज है। तो वो एम्प्लॉइज है, क्या है वो? यहां पे कौन सा लिक्विडेशन की बात करो, नॉर्मल लिक्विडेशन की बात नहीं कर रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी ने कोई लिक्विडेशन किया, लिक्विडेशन के लिए खुद नहीं कंपनी ने क्या किया, लिक्विडेटर अपॉइंट किया, तो देन लिक्विडेटर और कंपनी दोनों क्या होते हैं, सेपरेट पर्सन होते हैं। वो तो पीसीबीपी के अंदर जाएगा, लिक्विडेटर की रेम्यूनरेशन कहां जाएगी, या अदर सोर्सेज, वो अपने हिसाब से देख लेगा। लेकिन यहां पे क्या डिफरेंस है, ऑफिशियल लिक्विडेटर इज अपॉइंटेड बाय द कोर्ट और ट्रिब्यूनल। क्या बेटा, ऑफिशियल लिक्विडेटर इज अपॉइंटेड बाय द कोर्ट और ट्रिब्यूनल। तो कोर्ट और ट्रिब्यूनल ने जो भी उनकी लिस्ट होती है, जो भी उनका पैनल होता है, जैसे आपको पता होगा, मैं एग्जांपल देता हूं, आपने मूवीज में बहुत बार सुना होगा, प्रैक्टिकल तो काम पड़ेगा नहीं, सरकारी वकील मिल जाएगा। तो सरकारी वकील क्या होता है, जो नॉर्मली वकील क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। आज मैंने किसी को वकील लिया, वकील मतलब एडवोकेट अपॉइंट किया, तो एडवोकेट मेरा एम्प्लॉय थोड़ी है, एडवोकेट तो प्रैक्टिस करता है। लेकिन आपको पता है जो सरकारी वकील होते हैं तो गवर्नमेंट की पैनल होती है, गवर्नमेंट की क्या होती है, पैनल बने हुए होते हैं। यही हमारे क्या है, गवर्नमेंट एडवोकेट है, ये गवर्नमेंट का काम करते हैं। इनमें से कोई भी एडवोकेट आपका केस देख लेगा, वो तो एम्प्लॉइज ही होते हैं। तो वैसे ही फिक्स है कि ये 5-6 लोग हैं, तो जब भी हम किसी को अपॉइंट करेंगे तो वो जॉब कर रहे होते हैं। समझ में आ रही बात? वो तो क्या होते हैं, फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट में होते हैं। क्या होते हैं, वो इंडिपेंडेंट पर्सन नहीं होते। इंडिपेंडेंट पर्सन वो होता है जो लिक्विडेटर नॉर्मल प्रैक्टिस करता है, और ये वो लिक्विडेटर है जो कोर्ट ने अपॉइंट कर रखा है। हमारा कोर्ट का अपना पैनल बना रखा है, कोर्ट ने बहुत सारे लिक्विडेटर को ऑलरेडी फिक्स सैलरी दे दी। तो ये उन लिक्विडेटर की बात हो रही है कि द लिक्विडेटर विच इज अपॉइंटेड बाय कोर्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट, मीन वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज है। तो कहां जाएगी वो इनकम, इनकम फ्रॉम सैलरी। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन? मैनेजर, मैनेजर क्या होता है, मैनेजर मतलब मैनेजर जो कंपनी में जॉब करता है।
आज फॉर एग्जांपल आपने कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया है, तुम्हारे मन में आया सर आजकल रेस्टोरेंट का बिजनेस बहुत बढ़िया होता है, कोई भी बिजनेस बेकार हो सकता है, लेकिन खाने पीने वाले लोगों की कमी नहीं है सर, चाहे छोटा हो चाहे मोटा हो चाहे पतला हो, सब खाते पीते, तो खाने के लिए कहां जाते हैं? रेस्टोरेंट। और आजकल तो रूल ही बना दिया है कि सब वर्किंग होंगे तो सैटरडे संडे तो बाहर जाएंगे ही जाएंगे। तो आपने क्या किया? रेस्टोरेंट ओपन किया। आप रेस्टोरेंट ओपन किया तो क्या करेगा? कौन मैनेज करेगा? तो अपन क्या करते हैं, जो भी आप ब्रांचेस ओपन करते हो, जो भी आप बिजनेस देखते हो, उसका ना एक मैनेजर अपॉइंट कर देते हो कि भैया तेरे को देखना है सब कुछ। अब जो प्योर अच्छे बिजनेसमैन होते हैं उनको पता है कि मैनेजर मतलब एम्प्लॉय, एम्प्लॉय मतलब नालायक, एम्प्लॉय मतलब नालायक, मतलब नालायक मतलब नालायक ऐसा कि जैसे समझो तुमने फीस भी तुम ही नहीं आ रहे हो, बताओ क्लास के अंदर जो जेवन वाले बच्चे उनको पता होगा आधी क्लास आती नहीं है, फीस पूरी दे दी, बताओ मोटिवेशन खत्म हो जाता है। यस, तो एम्प्लॉयर को पता है कि एम्प्लॉय को जो भी सैलरी मिलती है उसको पता है कि हर महीने मुझे 50,000 मिलते हैं, 1 लाख मिलेगा, क्या मजा आ रहा है? छोड़ो यार, मजा ही नहीं आ रहा काम। देख इतना टर्नओवर होगा ना बिजनेस में, प्रॉफिट शेयर करूंगा, 1% कमीशन दे दूंगा, 2% कमीशन दे दूंगा। आपने देखा होगा आजकल बिजनेस के अंदर जितने भी सेल्स पर्सन होते हैं या जिन भी लोगों को आपको मोटिवेट रखना होता है, बिना कमीशन बिना एक्स्ट्रा दिए काम होता ही नहीं। यदि जिस बिजनेस को ग्रोथ करनी होगी, जिस बिजनेसमैन को पता है कि मुझे बहुत आगे बढ़ना है, तो वो बिजनेसमैन हमेशा क्या करेगा? इंसेंटिव दिए बिना काम ही नहीं कराएगा, क्योंकि बिना इंसेंटिव के एम्प्लॉइज कुछ नया करने का सोचेगा ही नहीं, उसके अंदर एक्साइटमेंट ही नहीं आएगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बात समझ में आ रही है? तो अब ये हर बिजनेसमैन का अपना अपना स्टाइल है। बिजनेस में ऐसे भी कर सकता है, होटल्स होते हैं होटल्स, तो होटल वाला ऐसे बोल सकता है कि 1 लाख रुपए महीने की सैलरी मिलेगी। होटल वाले ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 लाख रुपए महीने की सैलरी मिलेगी मिलेगी, अब तो जितना महीने के अंदर टर्नओवर लेके आएगा उसका 1% या 0.5% तेरे को अलग से दूंगा। अब बताओ मैनेजर कैसे काम करेगा? इसी होटल में पार्टी करनी बेटा, क्या खड़ी हो, कहीं और मत करना, यहीं पे। और तुम भी क्या, और तुम्हारे 3 फ्रेंड्स और थे, क्या नंबर दो ना उनके। समझ में आए कि नहीं? आपने देखा होगा कभी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में गए होंगे तो वो बंदा एक बार चले गए चिपक ही गया आपसे, तो कर क्या रहे? और कुछ लोग एक बार कॉल के वापस से रिप्लाई नहीं करते। आप बहुत सारी जगह जाते होंगे तो बहुत जगह आपका फॉलोअप बहुत अच्छा होता है और बहुत जगह फॉलोअप होता ही नहीं है। क्या डिफरेंस है? समझ में आई बात? अब एक चीज बताओ, मैं ये सारी बातें क्यों बता रहा हूं? यदि मैं किसी मैनेजर को बोलता हूं कि प्रॉफिट का 1% दूंगा या टर्नओवर का 1% दूंगा तब भी रहेगा, तो क्या एम्प्लॉय मालिक थोड़ी बन जाएगा? ये तो नॉर्मल सा तरीका है, ये तो हर बिजनेस के ना नॉर्मल तरीका है कि आप मैनेजर को फिक्स सैलरी भी दे सकते हो, साथ में आप इंसेंटिव भी दे सकते हो। जिसको जगह बोलते हैं इंसेंटिव दे दिया, कमीशन दे दिया, सेल्स कमीशन दे दिया। तो सेल्स कमीशन का मतलब थोड़ी आपने रियल एस्टेट में देखा होगा, तो रियल एस्टेट में तो नॉर्मली यही होता है। रियल एस्टेट के अंदर जो ये सेल्स पर्सन होते हैं जो आपके पीछे पड़ जाते हैं, आपके तो नहीं पड़ते, आपके पेरेंट्स के पीछे पड़ जाते होंगे, मेरे पड़ जाते हैं, मुझे पता है। गलती से किसी रियल एस्टेट ब्रोकर को फोन करो, भैया प्रॉपर्टी दिखा देना, जब तक ना खरीदो पीछे पड़ जाता है पागलों की तरह, क्योंकि भैया उसको सैलरी मिलेगी 10,000 रुपीज, उसको पता है ये मकान मैंने 1 करोड़ का बिकवा दिया तो उसमें मेरा कमीशन फिक्स है। भैया उसका कमीशन का मतलब थोड़ी है कि वो एम्प्लॉय की जगह मालिक बन जाए, ये तो काम करने के तरीके होते हैं। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तो यदि मैनेजर को आप फिक्स सैलरी दो या फिक्स सैलरी के साथ कमीशन दो या सेल्स का कोई परसेंटेज दो या प्रॉफिट शेयरिंग करो, उससे कोई पैक नहीं रहेगा तो क्या वो एम्प्लॉय, क्योंकि मैनेजर मींस एम्प्लॉय। समझ में आ गई बात? और मैनेजर यदि एम्प्लॉय है तो क्या होगा, उसको जो भी रेम्यूनरेशन मिलेगी कहां जाएगी? वो इनकम फ्रॉम सैलरी। क्योंकि बहुत बार बच्चा क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है, ये क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ हो कि आप मैनेजर को क्या कर रहे हो, प्रॉफिट का 1% भी दे रहे हो, तो कुछ बच्चों की दिमाग में आ रहा है प्रॉफिट का 1% दे रहे तो मैनेजर क्या बन जाएगा? मैनेजर फिर भी एम्प्लॉय है, फिर भी नहीं समझ में आई बात? और ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। या बहुत जितनी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आप देखते हो तो ये हर जगह कॉमन होता ही। क्या होता है ये? क्योंकि मैंने क्या बोला, जब पढ़ने वाले बच्चे तुम फीस दे के इंस्टीट्यूट में आते हो, तुम्हारा यदि क्या इंटरेस्ट दिए दीजिए खत्म हो जाता है, तो बताओ एम्प्लॉय हर समय मोटिवेटेड कैसे रहेगा?
तो ये क्या तरीके होते हैं, एम्प्लॉइज को मोटिवेट करने के लिए इंसेंटिव दिया जाता है, सेल्स का कमीशन दिया जाता है, प्रॉफिट शेयरिंग की जाती है, टर्नओवर का परसेंटेज दिया जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पार्टनर बन गया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मालिक बन गया है, इसका मतलब ये है कि वो एम्प्लॉई है और एम्प्लॉई को जो भी मिलेगा कहां जाएगा, इनकम फ्रॉम। मैंने जो कहा समझ में आ गया सबको? Remuneration received by a manager of the company even he is wrongly designated as director। डायरेक्टर का मतलब वो वाला डायरेक्टर अलग होता है। बहुत बार क्या होता है कि लोग मैनेजर कोई होता है ना, एक्चुअली डेजिग्नेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्या होती है, ये कोई बंदा आया, आज आपको बोला है क्लर्क, बेइज्जती फील होता है। आज आप किसी कंपनी में आए और आपको सेल्स डायरेक्टर बना दिया, ओ यार सेल्स डायरेक्टर हूं मैं, हाँ वो वाला डायरेक्टर नहीं, एम्प्लॉय वाला डायरेक्टर। आप डायरेक्टर कौन सा वाला होता है, बीओडी वाला। तो बीओडी वाले डायरेक्टर जो अलग होते हैं, उनके तो पावर्स भी अलग होते हैं, वो आपको पता है। बहुत बार क्या होता है, कंपनीज या नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे इंडिविजुअल है, तो इंडिविजुअल में तो कोई डायरेक्टर होता ही नहीं है, कंपनी ही नहीं है वो तो, लेकिन इंडिविजुअल भी क्या बोलते हैं, फाइनेंस डायरेक्टर। अब सामने वाले को क्या होता है, अच्छा फीलिंग देना बहुत जरूरी होता है। क्या देना होता है, क्योंकि रीजन बिहाइंड इट, एक बंदा जॉब कर रहा है तो उससे 10 लोग पूछ रहे क्या है तू, अपना फाइनेंस डायरेक्टर ऑफ दैट कंपनी, फाइनेंस डायरेक्टर। लेकिन वो वाला डायरेक्टर नहीं, एम्प्लॉय वाला, मैनेजर वाला। तो यहाँ पे उसी इंटेंशन से बोला गया है कि यदि आप मैनेजर हो मतलब एम्प्लॉय हो। लेकिन बहुत बार क्या होता है, रेस्पेक्ट दिखाने के एंगल से आपको क्या बोलते हैं, डायरेक्टर का डेजिग्नेशन दिया जाता है। कंपनी से एक वाला डायरेक्टर नहीं, कौन सा वाला, क्योंकि आपको डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट भी अलग होता है, डायरेक्टर पढ़ा होगा ना चैप्टर, तो वो वाला डायरेक्टर नहीं, डेजिग्नेशन डायरेक्टर की दे दी आपने ऐसे। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समझ में आ रही बात? तो यदि आपने रेम्यूनरेशन किसी मैनेजर को या बोलने वाले डायरेक्टर बोल दिया, तो अल्टीमेटली वो एम्प्लॉइज है, उनको जो भी रेम्यूनरेशन मिलेगा वो सैलरी में जाएगा। और यदि उनको कंपनी के प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज भी दिया जाएगा तो भी क्या होगा, क्या होगा, एम्प्लॉय। मैं एक एग्जांपल है, जो मेरी एक ब्रांच है, मेरा इंस्टीट्यूट यहाँ है, मैंने अपने 4 ब्रांचेज ओपन की, समझो मेरी बात। तो यदि चिन्मय ट्यूटोरियल्स अपनी एक ब्रांच पूना में ओपन करता है, मुंबई में ओपन करता है, दिल्ली में ओपन करता है, तब समझो मैं जयपुर में बैठा हूं। अब यदि पूना के अंदर जो इंक्वायरी जारी होगी, जो बच्चों का कन्वर्जन होगा, वहां का जो बंदा, उसको तो मैं 50,000 रुपये दे रहा हूं, काम करे ना करे मुझे क्या पता चलेगा। तो उसको लालच देना बहुत जरूरी है कि वो बंदा अपना बेस्ट परफॉर्म करे। तो मैंने क्या किया, देख तेरे को जो भी सैलरी देनी है वो तो दूंगा ही दूंगा, ये ब्रांच में प्रॉफिट में लेके आनी है, प्रॉफिट का 10% देना। तो सामने वाला क्या बोलेगा, ओके अब मैं अच्छी तरह लगता हूं, समझ में आ रही बात? तो ये एक सामने वाले को क्या करने किया जाता है, इन्वॉल्व करने के लिए किया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी मैनेजर के साथ प्रॉफिट का या टर्नओवर का या सेल्स का यदि कोई कमीशन दे रहे हो तो डज नॉट मीन मालिक, पार्टनर नहीं बनते हो। वो मार्केटिंग करने का फंडास है, वो सेलिंग करने का क्या है, फंडा है। तो क्या होंगे, एम्प्लॉइज होंगे। तो क्या बोलेंगे इसको, इनकम फ्रॉम सेलिंग। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन? Now we come to the next point, that is a partner of a firm। फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी। तो यदि पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी की एरिया बात करो तो उसके अंदर क्या होते हैं, पार्टनर्स होते हैं। और पार्टनर्स कौन होते हैं, क्या आप पार्टनर को एम्प्लॉय बोल सकते हो? पार्टनर्स आर ओनर्स, मालिक। लेकिन यदि गलती से आपने अकाउंट्स पढ़ रखी होगी, अकाउंट्स पढ़ी रखी होगी 12th के अंदर, और 12th के अंदर मुझे याद है एक चैप्टर था इन अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स, तो उसमें पार्टनरशिप फर्म की जब आपने अकाउंट्स बनाई होगी तो उसमें लिखा होगा टू सैलरी टू पार्टनर, टू सैलरी वर्ड आता था। अकाउंटिंग के पर्पज के लिए आप टू सैलरी टू पार्टनर लिख दो, लेकिन जो पार्टनर को जो आप रेम्यूनरेशन दे रहे हो उसको हम सैलरी नहीं मानते, क्योंकि वो कौन है, वो ओनर्स है, वो एम्प्लॉइज नहीं है। अकाउंटिंग के पर्पज के लिए आप मानते हो एक अलग बात है, अकाउंटिंग एक अलग चीज है। इनकम टैक्स बोलता है कि पार्टनर्स आर नॉट एम्प्लॉय, पार्टनर्स आर ओनर्स। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टनर्स को पार्टनरशिप फर्म से जो भी रेम्यूनरेशन मिलेगी वो रेम्यूनरेशन कहां जाएगी बताओ, इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर नहीं जाएगी।
या तो आप उसको क्या बोल दो, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन या अदर सोर्सेज। जनरली इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर आप उसको मेंशन करते हो, क्योंकि पार्टनर्स मालिक है, पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो पार्टनर्स को जो भी रेम्यूनरेशन मिलेगी, बोलो मेरे साथ, पार्टनर्स को जो भी रेम्यूनरेशन मिलेगी, तो पार्टनर्स की जो भी रेम्यूनरेशन है वो इनकम फ्रॉम सैलरी का पार्ट नहीं है। पार्टनर्स को जो रेम्यूनरेशन मिलेगी दैट इज अ पार्ट ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रॉफिट्स, क्योंकि पार्टनर्स आर नॉट एम्प्लॉय इन द पार्टनरशिप फॉर्म, दे आर द डिसीजन मेकर्स, दे आर द ओनर्स ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ये सबको समझ में आता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सेंट्रल लेवल पे एमपी होते हैं और स्टेट लेवल पे एमएलए होते हैं, इतनी नॉलेज तो सबको ही होगी। आई रिपीट, सेंट्रल लेवल पे आपके होते हैं एमपीज, एमपीज मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और स्टेट लेवल पे होते हैं एमएलएज, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और इन सबको क्या मिलती है, रेम्यूनरेशन मिलती है, ये तो आपको पता ही होगा, ये पता है सबको। तो ये जो एमएलएज और एमपीज को जो अमाउंट मिलेगी, तो बेटा तो दिमाग में जोड़ दो, एमएलएज और एमपीज को कि आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज बोल सकते हो, वो एम्प्लॉई है। ये बात अलग है कि अपना डेमोक्रेटिक कंसेप्ट क्या बोलता है, ऑफ द एम्प्लॉई बाय द सॉरी ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, लोगों में से लोगों के द्वारा लोगों के लिए, लेकिन कहीं गवर्नमेंट के एम्प्लॉय वाला फील नहीं आता। एमएलए बोलता है मैं खुद ही गवर्नमेंट हूं, मैं गवर्नमेंट का एम्प्लॉय थोड़ी हूं। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो एमपीज एमएलएज को जो भी रेम्यूनरेशन मिलेगा वो सैलरी के अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नहीं माने जाते। नहीं आया समझ में? आई रिपीट, किन की बात कर रहा हूं मैं, एमएलएज और एमपीज की। तो एमएलएज और एमपीज को जो भी रेम्यूनरेशन मिलेगा वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, वो खुद ही गवर्नमेंट है एक तरीके से। कौन? एमएलएज और एमपीज। तो एमएलएज और एमपीज का जो भी रेम्यूनरेशन का अमाउंट मिलता है, तो वो अमाउंट या तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज या किसी और ऐड के अंदर दिखाते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर नहीं दिखाया जाता। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है सबको? आगे बढ़ू। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ट्रेजरर ऑफ ए बैंक। इसमें दो पॉइंट होते हैं। यदि ट्रेजरर, जनरली जो ट्रेजरर है, ट्रेजरर मतलब जो मनी हैंडलिंग करता है, तो जो मतलब छोटे बैंक के अंदर जनरली ट्रेजरर क्या होता है, एम्प्लॉय होता है। बड़े बैंक के अंदर क्या होता है कि ट्रेजरर नॉट इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉय, वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन के रूप में अपनी सर्विस दे रहा होता है। तो यहाँ पे इन्होंने दोनों बातें बोल दी। यदि ट्रेजरर यदि एम्प्लॉय है तो इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर जाएगा, और यदि ट्रेजरर यदि उस बैंक का एम्प्लॉय नहीं है, इंडिपेंडेंटली काम करके दे रहा है, तो उस केस में क्या होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज या पीजीपीपी किसी और ऐड के अंदर टैक्सेबल होगा। मैं पढ़ देता हूं। द इनकम रिसीव्ड बाय द ट्रेजरर ऑफ ए बैंक, ट्रेजरर मतलब जो मनी हैंडल करता है, तो द इनकम रिसीव्ड बाय द ट्रेजरर ऑफ ए बैंक वुड बी टैक्सेबल एज ए सैलरी इनकम, यदि वो ट्रेजरर कौन है, यदि ट्रेजरर बैंक का एम्प्लॉय है तो कहां जाएगा, इनकम फ्रॉम सैलरी में। और यदि वो ट्रेजरर यदि एम्प्लॉय नहीं है, और यदि एम्प्लॉय नहीं है तो उसको जो भी रेम्यूनरेशन मिलेगा वो कहां जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। कहां जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। नहीं आया समझ में? नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 8, पर्सन कैरिंग ऑन ए बिजनेस और वोकेशन। बिजनेस समझ में आता है, प्रोफेशन भी समझ में आता है, वोकेशन। सर बिजनेस मतलब बिजनेस धंधा, प्रोफेशन मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, एडवोकेट, आर्किटेक्ट। वोकेशन मतलब कुकिंग, डांस। तो ये जो भी आजकल जो कुछ लोग हैं कुकिंग क्लासेस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल डांस क्लासेस करते हैं, या फॉर एग्जाम्पल आजकल जगह जगह कैंप लगाए जाते हैं, ट्रैकिंग की जाती है, तब ये क्या है, वोकेशनल। वोकेशनल मतलब जिसका कोई कोर्स नहीं है, आउट ऑफ द इंटरेस्ट। अब कुछ बच्चे बोले कुकिंग का भी कोर्स होता है, ये तो बिजनेस बना दिए। जिस संजीव कपूर की बात करते हैं उसने पढ़ाई नहीं की थी, जो ओरिजिनली जो जिस बंदों ने बहुत नाम कर रखा है वो पढ़ के नहीं बने। जो कुकिंग के अंदर जिन्होंने नाम बना रखा है ना, जिनके आप नाम जानते हो, उन्होंने नहीं आता। जिनको डांस आता है उन्होंने अपने आप डांस सीखा है।
अब वो लोगों के बिजनेस करने के लिए डांस सिखा रहे हैं, ये आउट ऑफ इंटरेस्ट है, वो तो इसका अलग ही मूवमेंट है। तो ये लोग आउट ऑफ इंटरेस्ट पढ़ाई नहीं है, समझ में आ रहा है। सीए, तो सीए पैदाई से नहीं होता। बोला मैं पैदा ही डॉक्टर हुआ, डॉक्टर की पढ़ाई करेगा तब जाके डॉक्टर बनेगा, एडवोकेट तभी बनेगा जब प्रॉपर नॉलेज है। क्या कहना चाह रहा हूं, बात समझ में आ गया होगा। तो वोकेशन होता है आउट ऑफ इंटरेस्ट, जिसका प्रॉपर कोर्स नहीं होता, मतलब समझ में आ गया। तो चाहे बिजनेस करो, चाहे प्रोफेशन करो, चाहे वोकेशन करो, तो वो इनकम किस में जाएगी, पीसीबीपी के अंदर। बिजनेस, प्रोफेशन या वोकेशन से जो भी आपकी इनकम होगी, चिन्मय ट्यूटोरियल से, तो चिन्मय ट्यूटोरियल जो कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहा है, तो उसकी इनकम किस में जाएगी, सैलरी में तो जाएगी नहीं, तो इनकम किस में जाएगी, पीसीबीपी के अंदर। आज आप रेस्टोरेंट का बिजनेस करो तो इनकम कहां जाएगी, पीसीबीपी के अंदर। यदि आप सीए की प्रैक्टिस करो तो कहां जाएगी, पीसीबीपी। यदि आपने कोई वोकेशनल कोर्स यदि स्टार्ट कर दिया तो उसकी इनकम कहां जाएगी, पीसीबीपी। क्या कहना चाह रहा, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 9, रेस्टोरेंट में जाते हो तो रेस्टोरेंट में कौन होता है, वेटर। तो वेटर को क्या रेस्टोरेंट जो वेटर समझ में आता है, वेटर ठीक है। तो जो वेटर को जो रेम्यूनरेशन मिली, किसको मिली बेटा, तो वेटर को जो रेम्यूनरेशन मिली रेस्टोरेंट से, वो कितनी मिली। फॉर एग्जांपल वेटर की स्पेलिंग सही ना, रेम्यूनरेशन मिली किसने दी, रेस्टोरेंट वाले ने। कितना देता है ये, इसको 12,000 रुपए देता है, क्योंकि रेस्टोरेंट बहुत चलता है। यहाँ पे क्या मिलती है उसको, टिप अच्छी मिलती है। क्या मिलती है, शायद तुमने भी कभी दी होगी, क्या दी होगी, टिप्स। कौन देता है टिप, रेस्टोरेंट वाला नहीं देता, जो रेस्टोरेंट के अंदर जो कस्टमर होते हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है, अब मैं वेटर के एंगल से बात करूंगा, किसके एंगल से। तो वेटर बोलता है भैया मैं इस रेस्टोरेंट के अंदर आता हूं तो 12,000 रुपए तो मुझे रेस्टोरेंट वाला सैलरी के रूप में देता है। बाकी जो कस्टमर की जो टिप्स आती है, कोई 2 रुपए देता है, कोई 5 देता है, कोई 10 देता है, कोई 20 देता है, कोई 50 देता है, कोई 100 देता है, कोई 1,000 रुपए भी देके चले जाते हैं। ये मिला के पूरे महीने का 15,000 हो जाता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये इनकम जो वेटर की है ये कहां जाएगी। 12,000 का जो सैलरी मिल रहा है वो तो इनकम फ्रॉम सैलरी में जाएगा, लेकिन जो 15,000 की जो टिप मिली है, ये टिप एम्प्लॉयर ने तो दिया नहीं है, किसने दिया है, क्लाइंट ने। और जो क्लाइंट मतलब कस्टमर ने, और कस्टमर एम्प्लॉयर नहीं है, किसके, वेटर के। तो कस्टमर से जो 15,000 रुपए वेटर को मिले, कहां जाएंगे, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। नहीं आया समझ में। और ये रेस्टोरेंट से जो 12,000 रुपए का क्या मिला, रेम्यूनरेशन, ये कहां जाएगा, इनकम फ्रॉम सैलरी। नहीं आई समझ में बात बेटा। मैंने क्या बताया था, वही इनकम फ्रॉम सैलरी में जाएगा जब पेयर पेई का रिलेशनशिप एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का होना चाहिए। तो यदि वेटर को अपने कस्टमर से, उसका कस्टमर रेस्टोरेंट के कस्टमर से, तो वेटर को यदि कस्टमर से यदि टिप मिलती है, तो जो टिप मिल रही है वो आपको एम्प्लॉयर से नहीं मिल रही है, क्योंकि कस्टमर उसका एम्प्लॉयर नहीं है। वेटर किसके लिए काम करता है, रेस्टोरेंट वाले के लिए। किसके लिए काम करता है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वेटर को जो भी टिप्स मिलती है, जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट यदि कस्टमर से मिलता है, तो वो सैलरी एडमी के अंदर टैक्सेबल नहीं होगा, दैट विल बी टैक्सेबल अंदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। लॉक कर दूं, डन। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं, जजेस की। किसकी बात कर रहा हूं, जजेस मतलब जो भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो भी जजेस है। मेरी बात सुनना ध्यान से, ये याद करना पड़ेगा, इसे पहले बता देता हूं, क्योंकि ये कोर्ट के डिसीजन की वजह से, लॉजिक नहीं है। लॉजिक क्या है, जजेस एम्प्लॉय है क्या, जजेस मतलब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये एम्प्लॉय है। कभी आपने न्यूज़पेपर के अंदर पढ़ा होगा, आजकल तो कम पढ़ा होगा, पढ़ने में आता नहीं है। 2007-8 में जब कांग्रेस, कोई कांग्रेस वाले हो तो नेगेटिव मत लेना, लेकिन 2007-8-9 में नफरत हो गई थी। जब भी न्यूज़पेपर पढ़ो तो घोटालों के अलावा कुछ नहीं आता था न्यूज़पेपर के अंदर, या न्यूज़पेपर पढ़ो तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आती थी 7-8-9-10 2007-8-9-10 में, उसमें एक और इंपॉर्टेंट आती थी, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई। हेडिंग यही होती थी,
और आपको पता है सुप्रीम कोर्ट हैज वाइड पावर, ये आप आज भी बहुत बार अभी भी आ जाता है ये तो, कि सुप्रीम कोर्ट सरकार को डायरेक्शन देती है, सुप्रीम कोर्ट है भैया। तो आप ही बोल सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट का जज वो किसी मोदी के अंदर में काम करता है, इस बार बहुत विरोध किया जाता है। यू आर नॉट एम्प्लॉय, यू आर इंडिपेंडेंट। मेरे क्या कहना, जरा बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो जजेस कभी एम्प्लॉय होते ही नहीं भैया, जजेस यदि एम्प्लॉय हो गए तो फिर तो जजेस बनाने का फायदा ही क्या हुआ? मैं क्या कहना, जरा बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये जो भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जितने भी जजेस है वो किसी के एम्प्लॉय नहीं है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नहीं है, लेकिन सैलरी वालों को फायदा मिलता है। तो ये सब डिसाइड जजेस ही करते हैं। तो जज ने बोला अभी थोड़ी लुटोगे यार, हम एम्प्लॉय नहीं है, लेकिन हमारी जो भी सैलरी मिलेगी वो इनकम फ्रॉम सैलरी मिलेगी। अब तुम बोलोगे इनकम फ्रॉम सैलरी में क्यों लोगे? जब मैं इनकम फ्रॉम सैलरी पढ़ूंगा तब आपको बताऊंगा, क्योंकि इनकम फ्रॉम सैलरी में क्या होता है, कुछ फायदे मिलते हैं। क्या मिलते हैं? फायदे मिलते हैं कि स्टैंडर्ड डिडक्शन देते हैं कि इतना तो इनकम हटा ही दो, तो उसमें फायदे। तो सैलरी के कैलकुलेशन के अंदर एम्प्लॉय को फायदा मिलता है। तो जजेस बोलते हैं कि हम भी फायदा लेंगे, और वैसे भी डिसीजन तो मुझे ही देना है। ये डिसीजन किसने दिया है? क्योंकि आपको पता है लॉ कौन बनाता है? ये तो पार्लियामेंट, ये तो पार्लियामेंट बनता है। पहले तो पार्लियामेंट का ही होता है, लोग कभी जज नहीं बनाते, पार्लियामेंट बनाती है। तो लॉ जो बनता है वो पार्लियामेंट के थ्रू बनता है, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर जब प्रोविजन इनसफिशिएंट होते हैं, जो आपने पढ़ा होगा बिल और एक्ट, तो जब एक्ट यदि सफिशिएंट नहीं होता तो आपने इंटरप्रिटेशन और स्टैट्यूट जेआईएल में चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें यह होगा कि जो कोर्ट के डिसीजन से वो भी लोग का काम करते हैं। मैं क्या कह रहा, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और मैं खुद ही कौन? जज। तो अपने फेवर की बात नहीं करूंगा। तो यस, आपको दोनों बातें लिखनी पड़ेगी। जजेस आर नॉट एम्प्लॉय, दिस इज ट्रू, लेकिन जजेस ने जो अपना डिसीजन दे रखा है उसमें ये बोल रखा है कि हम एम्प्लॉय तो नहीं है, लेकिन हमें जो भी सैलरी मिलेगी, हमें जो भी रेम्यूनरेशन मिलेगी, वो हम किसके अंदर दिखाएंगे? इनकम फ्रॉम सैलरी में, क्योंकि हमें भी क्या करना है? सैलरी वाले बेनिफिट लेने। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन। ये रट्टा मारना पड़ेगा, बाकी सब समझ में आ गए होंगे। इसमें समझने का कुछ भी नहीं था, इसमें याद करने का था, क्योंकि इसमें क्या है? केस दिया हुआ है, उस केस के अंदर ही डिसाइड किया है सुप्रीम कोर्ट ने। किसने डिसीजन दिया है? और मुझे लगता है सब समझ में आ गया। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन। नाउ वी कम टू द सेक्शन 15. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। अपन जब 5 ऐड पढ़ेंगे, कौन कौन से पढ़ेंगे अपन? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अपना पहला पॉइंट हमेशा एक ही बात आएगी, दैट इज चार्जेबिलिटी। क्या चाहिए? चार्जेबिलिटी का एक पॉइंट तो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका कि कोई भी इनकम सैलरी के अंदर कैसे चार्ज होगी। एक तरीका है पेयर एंड पेई, एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर होनी चाहिए। समझ में आया? पेयर पेई का रिलेशनशिप क्या होना चाहिए? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का होना चाहिए। पेयर एम्प्लॉयर होना चाहिए और पेई एम्प्लॉय होना चाहिए। तो यदि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है और एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से जो भी अमाउंट मिलेगी किसके अंदर जाएगी? इनकम फ्रॉम सैलरी वाले ऐड के अंदर टैक्सेबल होगी, चाहे आप पार्ट टाइम जॉब करो चाहे आप फुल टाइम जॉब करो। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, एम्प्लॉयर बहुत शैतान है। क्या है? शैतान, गंदा, बेकार, चोर, लुच्चा। तो इतनी गालियां क्यों दे रहे हो? 4 महीने की सैलरी दी, बोला कल दे दूंगा, कल दे दूंगा, कल दे दूंगा, कल दे दूंगा, बेवकूफ बनाया जा रहा, छोड़ भी नहीं सकता मैं। अब 4 महीने की सैलरी होगी मेरी। मुद्दे की बात, सैलरी आपको एम्प्लॉय से मिली, एम्प्लॉयर से मिली नहीं क्या बेटा? लेकिन सैलरी आपकी ड्यू हुई कि नहीं हुई? सैलरी कैसे ड्यू होती है बेटा? मंथली काम करके। क्योंकि जब भी आप जॉब करते हो तो आपको बोला जाता है ना कि आप महीने का काम करोगे तो महीने की सैलरी आपकी ड्यू हो जाएगी। तो एवरी मंथ आप काम करें तो आपकी सैलरी ड्यू होती जा रही है। तो सैलरी ड्यू होती जा रही है और आपका एम्प्लॉयर क्या बोलता है? वो अभी सावे जा रहा है ना बेटा, साली में टक गए। फिर क्या हो गया? फिर बीमारी आ गई, फिर ये हो गया, फिर वो हो गया, फिर घर में काम हो गया, कल आके दूंगा, परसों आके दूंगा, 4 महीने हो गए। अब एम्प्लॉय ये पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है एम्प्लॉय? कि मेरी 4 महीने की सैलरी ड्यू हो गई और लेकिन सैलरी मेरे को रिसीव नहीं हुई, तो क्या टैक्सेबल होगी? आंसर इज यस। ड्यू और रिसीव्ड व्हिचएवर इज अर्लियर। क्या बोला मैंने? ड्यू हो गई, रिसीव्ड नहीं हुई, व्हिचएवर इज अर्लियर, तो ड्यू के आधार पर टैक्स दे दो। समझ में आई बात?
कभी कभी कुछ एम्प्लॉइज बहुत शैतान होते हैं। क्या होते हैं? या मजबूर होते हैं। शैतान बोलना गलत है, एम्प्लॉइज मजबूर भी होते हैं, शैतान भी होते हैं, जो भी आप बोलो। तो एम्प्लॉइज ने बोला भैया, ओ भैया मेरी खुद की शादी है, तो इस महीने की से आप जनवरी की सैलरी तो मुझे दे ही रहे हो फरवरी के अंदर, तो एक काम करो फरवरी और मार्च की सैलरी भी दे दो एडवांस। दे दो यार, दे दो, क्या करूंगा? क्या कहना चाह रहा हूं, ऐसा होता है बिल्कुल भैया। बच्चों की शादी का, खुद की शादी का, या फॉर एग्जांपल हो सकता है कि पढ़ाई का या बीमारी का कोई भी बर्डन आ जाता है, तो सिंपल सी बात है, एम्प्लॉय की इनकम तो क्या होती है? लिमिटेड होती है। तो फंड की जरूरत होती है, फंड की जरूरत होगी तो कहां जाएगा? साहब मैं सारे घंटे आपके यही काम करता हूं, तो आपसे तो पैसा मांगूंगा। तो लोन नहीं, लोन नहीं, लोन अलग है, उसका ट्रीटमेंट अलग करूंगा मैं। तो मैं यहाँ पे लोन की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूं मैं? यदि सैलरी यदि आपने एडवांस में रिसीव कर ली, क्या कर ली, तो बहुत बार ऐसा भी होता है। आज फॉर एग्जांपल, क्योंकि एम्प्लॉय भी एम्प्लॉय होते हैं, क्या होते हैं? क्योंकि एक एम्प्लॉय नॉर्मल एम्प्लॉय होता है, एक एम्प्लॉय गजब का एम्प्लॉय, गजब के एम्प्लॉय भी होते हैं, मतलब जिसकी वजह से पूरी ऑर्गेनाइजेशन चलती है। तो बहुत बार क्या होता है, किसी एम्प्लॉय को लाना है, ये लो 3 महीने की सैलरी एडवांस में आ जाता, क्योंकि मुझे क्या करना है, तोड़ के लाना। एम्प्लॉय भी गजबदार होते हैं, तो ये तो बिजनेस में बार्गेनिंग होती है। तो आपने क्या किया, 4 महीने की सैलरी एडवांस में दे दी। तो यदि किसी एम्प्लॉय को 4 महीने की सैलरी एडवांस में मिल गई, तो वो सैलरी कब टैक्सेबल होगी? जब रिसीव्ड होगी या जब ड्यू होगी? रिसीव्ड के दर। तो दोनों पॉइंट याद रखने पड़ेंगे, ड्यू और रिसीव्ड, व्हिचएवर इज अर्ली। नहीं समझ में आया? कुछ बच्चे जाहिर अब कंफ्यूज हो गए होंगे, कुछ बच्चे कंफ्यूज हुए कि नहीं हुए? तो ऐसे कंफ्यूजन का ऐसे इसमें कुछ है नहीं। देखो, मार्च में, अप्रैल और मई, इन दोनों महीने की सैलरी भी साथ में आपने मार्च में पे कर दी। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि अप्रैल मई की सैलरी भी क्या मार्च में टैक्सेबल होगी? आंसर इज यस, क्योंकि यदि पहले रिसीव कर दिया तो रिसीव के आधार पर टैक्स पे कर दो, यदि पहले ड्यू हो गया तो ड्यू के आधार पर टैक्स पे कर दो। कोई डाउट? अब क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा? आसान सर, यदि रिसीव्ड के आधार पर यदि मैं एक बार टैक्स पे कर चुका हूं, तो जब अप्रैल में ड्यू होगी तो क्या अप्रैल में वापस से टैक्सेबल होगी? ये कॉमन सेंस वाली बात है। यदि ड्यू के आधार पर आप टैक्स पे कर चुके हो तो रिसीव्ड के आधार पर टैक्स देना पड़ेगा, और एक बार रिसीव्ड के आधार पर आपने टैक्स दे दिया तो जब ड्यू होगी तब आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। कुछ सही समझ में आया? वापस क्या पॉइंट है? पहला पॉइंट तो ये है कि वही इनकम सैलरी के अंदर जाएगी जब आपको अपने एम्प्लॉयर से पैसा मिलेगा। कहां से मिलेगा सर? वो तो माइंड में सेट हो गया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सैलरी की चार्जेबिलिटी कौन से ईयर में होगी, तो वो देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा ड्यू और रिसीव्ड व्हिचएवर इज अर्लियर। जितना सैलरी आपके प्रीवियस ईयर में ड्यू हो गई वो टैक्सेबल कर लो, और जितनी रिसीव्ड हो गई वो भी टैक्सेबल कर लो। समझ में आ गया? व्हिचएवर इज अर्लियर, व्हिचएवर इज अर्लियर। क्या कहना चाहो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और जो ड्यू हो गई और रिसीव्ड नहीं हुई वो भी टैक्स पे करना पड़ेगा, और यदि रिसीव्ड नहीं हुई लेकिन ड्यू हो गई तो भी टैक्स देना पड़ेगा। तो मतलब दोनों में से जो भी पहले होता है, तो जितना भी आपका प्रीवियस ईयर है तो उसमें आपको चेक करना पड़ेगा ड्यू और रिसीव्ड व्हिचएवर इज अर्लियर, उसके आधार पे आपकी सैलरी चार्जेबल होगी। इसमें एक पॉइंट ध्यान रखना पड़ता है कि ड्यू के आधार पे यदि आपकी टैक्सेबल हो जाती है तो फ्यूचर के अंदर जब भी आपको रिसीव्ड होगी तो उस समय टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और यदि एक बार आपने क्या किया, रिसीव्ड के आधार पर यदि टैक्स पे कर दिया किसी प्रीवियस ईयर के अंदर, तो जब भी फ्यूचर के अंदर ड्यू होगी तो वापस से टैक्स, बोलो तो सही, वापस से ड्यू होगी तो वापस से टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि एक ही इनकम में बार बार थोड़ी टैक्स दूंगा मैं। नहीं आया लॉजिक समझ में? कौन सा सेकंड? ये वाला मैंने बोला बेटा, यदि आपका कोई प्रीवियस ईयर 25-26 में उसमें कोई इनकम आपकी ड्यू होगी और रिसीव्ड नहीं हुई, मतलब आपका जो एम्प्लॉयर है ना उसने क्या किया, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने की सैलरी खा गया, नहीं खा गया मतलब बोले तो दिया नहीं, लेकिन ड्यू हो गई, लेकिन ड्यू के आधार पे आपको क्या करना पड़ेगा? टैक्स दे दिया। उसका आपको सैलरी मिली मई के मंथ में, तो मई में टैक्सेबल होगी क्या? अब नहीं होगी, अब नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी ड्यू के आधार पे आप एक बार टैक्स दे चुके हो। कॉमन सेंस वाली बात, बार बार थोड़ी टैक्स लेते रहोगे, पूरे भिखारी होगी।
गवर्नमेंट बोलती है कि भैया ड्यू और रिसीव्ड विच एवर अर्लियर, उस ईयर में एक बार इनकम इंक्लूड कर लो और इनकम पर टैक्स दे दो, और एक बार यदि आपने इनकम पर टैक्स दे दिया तो सेम इनकम ड्यू और रिसीव्ड के आधार पे फ्यूचर में कभी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, सेम इनकम पर। लॉजिक समझ में आया एवरीवन? इसी बात को पूरी रामायण दे रखी है कि जिनको वन वर्ड में नहीं समझ में आता तो ये रामायण पढ़ लो। कितने पॉइंट? 4 पॉइंट। यस एवरीवन, अब मैं तुम लोगों से पूछता हूं जिससे मुझे पता चल जाएगा किसको समझ में आ रहा है किसको नहीं आ रहा है। जिससे पूछूंगा ओनली वही आंसर देगा। पॉइंट नंबर 1, सैलरी बिकम्स ड्यू। सैलरी बिकम्स ड्यू ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 25-26 वेदर पेड ड्यूरिंग द सेम ईयर और नॉट। मेरा तुम बताओ। लास्ट सेकंड बेंच राइट हैंड साइड। सैलरी बिकम्स ड्यू ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 25-26, चाहे आपने पे किया या नहीं पे किया, मतलब एम्प्लॉयर ने पे किया हो या नहीं किया, एम्प्लॉयर के एंगल से बात की जा रही है। तो यदि एम्प्लॉयर ने नहीं पे किया मतलब एम्प्लॉय ने रिसीव्ड नहीं किया तो टैक्स देना पड़ेगा। किसके आधार पे? ड्यू और रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर। तो माना कि आपने सैलरी रिसीव तो नहीं की लेकिन प्रीवियस ईयर 25-26 में ड्यू हो गई, ड्यू के आधार पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन? बगल वाली प्यारी बच्ची, उसके बगल वाली बच्ची, सैलरी रिसीव्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 25-26 वेदर इट बिकम्स ड्यू इन ए सब्सिक्वेंट ईयर। पॉइंट नंबर 2 बेटा, हाँ तुम ही। क्यों? रिसीव्ड और ड्यू विच एवर इज अर्लियर। तो यदि प्रीवियस ईयर के अंदर यदि आपने सैलरी रिसीव कर ली, माना कि ड्यू हो या ना हो सकता है सेम ईयर में ड्यू हो सकता है कि फ्यूचर में ड्यू, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यदि आपने एक बार पहले रिसीव्ड कर लिया तो रिसीव्ड के आधार पे आपको क्या करना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन? चार्जेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? रिसीव्ड और ड्यू विच एवर इज अर्लियर। तो ड्यू तो नहीं हुआ, हो सकता है सेम ईयर में ड्यू हो सकता है कि सेम ईयर में ना ड्यू हो, फ्यूचर में ड्यू, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। रिसीव्ड के आधार पे टैक्स दे दो, और यदि रिसीव्ड नहीं किया और ड्यू हो गई तो ड्यू के आधार पे टैक्स दे दो। ये क्लियर है? थर्ड, एरियर्स। एरियर्स मतलब बकाया। तो बकाया ऑफ द सैलरी रिसीव्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 25-26 although it pertains to one of the earlier years and same were not taxed on due basis। मतलब ये सैलरी पहले ड्यू हो गई थी लेकिन जब ड्यू हुई थी उस समय आपने टैक्स नहीं दिया तो देन रिसीव्ड के आधार पे इस ईयर में आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन ये पॉइंट नंबर 3 हमेशा पॉइंट नंबर 4 के साथ पढ़ना। कोई सैलरी आपको प्रीवियस ईयर 25-26 में रिसीव हुई जो पहले वाले अर्लियर ईयर्स को बिलोंग करता है, लेकिन जिस ईयर के अंदर ड्यू हुई थी उस ईयर के अंदर आपने टैक्स पे कर दिया। तो मतलब कोई सैलरी आपकी 23-24 के अंदर आपने अर्न की, उस ईयर में आपने टैक्स पे कर दिया ड्यू के आधार पे। तो 25-26 में यदि वो सैलरी रिसीव होती है तो क्या वापस से टैक्स देना पड़ेगा? नो, क्योंकि जब एक बार ड्यू के आधार पे आप टैक्स पे कर चुके हो सेम सैलरी वापस से टैक्सेबल नहीं होगी। और मुझे लगता है कि सबको लॉजिक समझ में आ गया हो। कंफर्म आ गया एवरीवन? ये भी अपना पढ़ा हुआ है सेक्शन 9 के अंदर, प्लेस ऑफ एक्रूअल। मैंने कहा था मैं वापस से एक बार बताऊंगा, ये लेकिन ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सेक्शन 9 में। सेक्शन 9 जो अपन ने पढ़ा था इनकम डीम्ड टू अराइज इन इंडिया, तब मैंने पॉइंट बताया था कि सैलरी के केस में इंपॉर्टेंट होता है कि आपने सर्विसेज कहां रेंडर की। यदि सर्विसेज इंडिया में रेंडर की तो इनकम डीम्ड टू अराइज इन इंडिया, और यदि सर्विसेज आपने इंडिया के बाहर रेंडर की तो ये माना जाएगा इनकम डीम्ड टू अराइज आउटसाइड इंडिया। ये याद आया? फिर इसका एक एक्सेप्शन बताया था मैंने। यस, इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यदि इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉय यदि इंडिया के बाहर भी यदि कोई सर्विसेज यदि रेंडर करते हैं तो भी माना जाएगा इनकम डीम्ड टू अराइज इन इंडिया। फिर इस कंसेप्ट का भी एक एक्सेप्शन बताया था, परक्विजिट। याद आया? ये पूरा का पूरा यहां पे दिया हुआ है, आप रीड कर लेना एक बार। मैं इसका चार्ट बता देता हूं।
जो आपको समझ में आ जाएगा देखते ही। जो मैंने प्रोविजन बताया वो समझ में आ गया सबको। देखो, इंडियन सिटीजन, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय। यदि आप इंडियन गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, क्या हो बेटा, यदि इंडियन गवर्नमेंट का कोई इंडियन सिटीजन यदि एम्प्लॉय और सर्विसेज इंडिया के बाहर दे रहा हो, तो नॉर्मली अपन प्लेस ऑफ एक्रूअल क्या होता है, जहां सर्विसेज आप रेंडर करते हो। लेकिन यदि इंडियन गवर्नमेंट का एम्प्लॉय यदि कोई इंडियन सिटीजन और यदि सर्विसेज इंडिया के बारे में रेंडर करेगा तो भी सैलरी इंडिया में टैक्सेबल होगी। लॉजिक क्या था, इनकम डीम्ड टू अराइज इन इंडिया। लेकिन परक्विजिट और अलाउंसेस क्या होंगे, एग्जेम्प्ट होंगे। ये क्लियर है बेटा। और यदि आप इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हो, क्या बेटा, फिर इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हो तो फिर कॉमन सेंस पे आ जाओ, वही पहले वाला चैप्टर में। कहां पे आ जाओ, यदि आप इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉर्मल लॉजिक क्या कहता है, जहां आप सर्विसेज रेंडर करोगे, जहां सर्विसेज रेंडर करोगे वहीं पे इनकम डीम टू बी अराइज। ये लॉजिक समझ में आ गया। एम्प्लॉय कौन है, आवाज नहीं आ रही, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं, इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। तो यदि कोई नॉन रेजिडेंट है और सर्विसेज कहां रेंडर कर रहा है, तो यदि कोई नॉन रेजिडेंट के द्वारा यदि सर्विसेज यदि इंडिया के बाहर रेंडर की जाती है, तो जो भी सैलरी मतलब जो भी इनकम अराइज होगी, तो उसको आप क्या बोलोगे, डीम्ड टू अराइज आउटसाइड इंडिया। तो इस इनकम को क्या नाम देंगे, फॉरेन इनकम। और ये फॉरेन इनकम किसकी है, नॉन रेजिडेंट की। पहले वाला चैप्टर, फॉरेन इनकम पे नॉन रेजिडेंट को टैक्स नहीं देना पड़ता। लॉजिक क्लियर है। तो जब सैलरी पे भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, परक्विजिट पर भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, किसी पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तुम ठेरे परदेसी, इनकम भी परदेसी, काहे को टैक्स देने का इंडिया में। ये लॉजिक है। लॉजिक इसका अलग है, इसका लॉजिक इस चैप्टर में नहीं है। इसका लॉजिक कौन सा चैप्टर में, जो अपन ने पढ़ा था, टैक्सेबिलिटी ऑफ टोटल इनकम ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। ये समझ में आ गया। इसी सेम लॉजिक के आधार पर यदि कोई बच्चा नहीं समझ पाए तो उसके लिए और क्लियरिटी दी हुई है कि यदि कोई रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, कौन हो बेटा, यदि कोई ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, आप सुनना मेरी बात ध्यान से। यदि वो रेजिडेंट है तो दो बातें, सर्विसेज यदि वो इंडिया में एंटर कर रहा है तो इंडियन इनकम, और यदि सर्विसेज यदि इंडिया के बाहर एंटर कर रहा है फॉरेन इनकम। ये लॉजिक समझ में आ गया। लेकिन तुम ठहरे देसी, तो तुम देसी, तो तुम वर्ल्ड के कोने में कहीं भी कमाओगे तो तुम्हें टैक्स। लॉजिक समझ में आ गया। तो लेकिन जो अपना मेन कंसेप्ट था वो तो इतना सा था। ये तो पूरा समझाने के लिए मैंने पूरा लिंक कर दिया। तो यदि सर्विसेज यदि आप जहां प्रोवाइड करोगे वही आपका प्लेस ऑफ एक्रूअल होगा, उसके आधार पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि इनकम इंडिया में राइज हो रही है, इंडिया के बाहर राइज हो रही है। तो यदि आपने सर्विसेज यदि इंडिया में रेंडर की तो इंडियन इनकम, और सर्विसेज यदि आपने इंडिया के बाहर यदि रेंडर की तो फॉरेन इनकम। लेकिन आप कौन हो, ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट इंडियन इनकम पर भी टैक्स देगा, फॉरेन इनकम पर भी टैक्स देगा। ये आप चाहो केस 2 और केस 3, इसको आप चाहो तो अवॉइड कर सकते हो। सर क्यों वापस से पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसलिए पढ़ने की जरूरत नहीं है सर, ये कंसेप्ट इस चैप्टर का है ही नहीं, ये तो इंटरप्रिटेशन है ऑन द बेसिस ऑफ जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 2 के अंदर। तो आप चाहो तो केस नंबर 2 और 3 खा सकते हो। आपको जो मेनली जो पढ़ना है वो बता देता हूं क्या पढ़ना है। इनकम अंडर द एज सैलरी इज डीम्ड टू एक्रू और अराइज एट द प्लेस, कौन सा प्लेस, वेयर द सर्विसेज इज रेंडर्ड, जो मैंने आपको बता रखा है। सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 क्लोज 2 ये पढ़ा था मैंने पहले वाले चैप्टर में। कौन से चैप्टर में पढ़ा था, चैप्टर नंबर 2 में। तो सैलरी इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया, याद आया बेटा। तो यदि कोई भी सर्विसेज यदि इंडिया में रेंडर की जाएगी तो देन सैलरी डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। इवन पेड इंडिया में की जाए या इंडिया के बाहर पे किया जाए उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। डीम टू अराइज इन इंडिया। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन।
आज अपन इतना ही पढ़ेंगे सैलरी वाले चैप्टर के अंदर। आज अपन ने कुछ ज्यादा पढ़ा नहीं, आज अपन ने बहुत कम पढ़ा, लेकिन जितना भी मैंने सैलरी के अंदर पढ़ाया उतना पढ़ के आना। बाकी अपन कल डिस्कस करेंगे। बाय टू ऑल ऑफ यू, हैव ए